आज के वीडियो क्लास में हम केमिस्ट्री का क्लास 12 का केमिस्ट्री का यूनिट 9 पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो क्लास में हम देख चुके थे और आज हम यूनिट 9 चलेंगे। इसमें अगले टॉपिक है, यूनिट 9 का हमारा नाम था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी उप सहसंयोजी यौगिक या उप सहसंयोजन यौगिक। तो इसमें हम आज का जो ये क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज के क्लास से आपको एग्जाम में 3 से 5 मार्क, यानी कम से कम रखे कि 5 मार्क आज के क्लास में आपको बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से मिलेगा, एकदम मिलना ही मिलना है। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो बोर्ड पर आपका क्वेश्चन लिखा गया है ये एग्जाम में आपको 5 मार्क्स का पूछता है। और इसके अलावा भी हम आज कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें जो एग्जाम में हर हाल में देता है। और ये समझ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत 2021 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है हमारा कि बर्नर के उप सहसंयोजक सिद्धांत को लिखें। बर्नर के उप सहसंयोजक सिद्धांत को लिखें। हमने उप सहसंयोजक के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर लिया था। उप सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं पिछले वीडियो में। उप सहसंयोजक संख्या क्या होते हैं इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर लिए थे कि केंद्रीय परमाणु के साथ जो जुड़े रहते हैं उसको लिगैंड कहते हैं और लिगैंडों की जो कुल संख्या होती है वही उप सहसंयोजक संख्या कहलाती है। ये तो हम जानकारी प्राप्त कर लिए थे। आज हम उसके सिद्धांत, यानी बर्नर ने उप संख्या सिद्धांत दिया, कुछ इसके बारे में बताया है। तो कहता है कि बर्नर के उप सहसंयोजक सिद्धांत के अनुसार, बर्नर एक वैज्ञानिक का नाम, जैसे न्यूटन एक वैज्ञानिक का नाम है, आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक का नाम है, पास्कल एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक उसी प्रकार बर्नर भी एक वैज्ञानिक का नाम है। तो कहता है बर्नर के उप सहसंयोजक सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार पहला पॉइंट, धातु के पास 2 प्रकार की संयोजकता होती है। बोलता है धातु के पास 2 प्रकार की संयोजकता होती है। क्योंकि आप कभी कभी देखे होंगे कि FeCl2 भी देखे होंगे कहीं, तो FeCl3 भी देखे होंगे। तो इसको बोलते हैं फेरस क्लोराइड और इसको बोलते हैं फेरिक क्लोराइड। यानी यहां लोहा की 2 प्रकार की 2 संयोजकता थी। जब फेरस रहता है तो 2 होती है और जब फेरिक रहता है तो 3 होती है। इसी प्रकार अस्टेनस होती है, अस्टेनिक होती है। तो वही कहता है कि धातु के पास 2 प्रकार की संयोजकता होती है जिसे प्राइमरी एवं सेकेंडरी संयोजकता कहते हैं। धातु के पास 2 प्रकार की संयोजकता होती है। अभी तक तो हम आप लोग को जानकारी होगा, क्योंकि जूनियर क्लास में हमारा 10 तक में बस वही पढ़ने के लिए देता है, बस एक संयोजकता और एक पढ़ते हैं भी। लेकिन ये बर्नर ने बताया कि धातु के पास 2 प्रकार की संयोजकता होती है जिसे प्राइमरी यानी प्राथमिक, प्राइमरी का हिंदी प्राथमिक, एवं सेकेंडरी का मतलब द्वितीयक संयोजकता होती है। और प्रत्येक धातु परमाणु प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों संयोजकता को संतुष्ट करती है। और प्रत्येक धातु, प्रत्येक मेटल दोनों प्रकार की संयोजकता को संतुष्ट करती है, सेटिस्फाइड करती है। यानी 2 को होती है और दोनों को सेटिस्फाइड करती है। अब किस रूप में सेटिस्फाइड करती है ये आगे हम देखते हैं। संतुष्ट करती है दोनों प्रकार के। क्लियर। दूसरा पॉइंट कहता है कि प्राइमरी संयोजकता यानी प्राथमिक संयोजकता आयनीकृत होता है। यानी प्राथमिक संयोजकता का जो पहचान है वो आयनीकृत होता है, आयन के रूप में होता है। जैसे आप देख सकते हैं आयनीकृत होता है, ये ऋणात्मक आयन को संतुष्ट करता है। ये जैसे देखिए ये निगेटिव पॉइंट है, ऋणात्मक लिगैंड के रूप में था। ये बात के मतलब ऋणात्मक लिगैंड है ये, लेकिन उससे संयोजकता निगेटिव होती है, यानी माइनस के रूप में। माइनस और प्लस जो होता है, जो एक हम बोलते हैं क्षारीय मूलक है तो प्लस वाले होते हैं, एक बोलते हैं अम्लीय मूलक है वो माइनस वाले होते हैं। तो ही कहता है प्राइमरी संयोजकता आयनीकृत होती है।
ये ऋणात्मक आयन को संतुष्ट करती है। यानी प्राइमरी सिर्फ जो है ऋणात्मक आयन को संतुष्ट करती है, यानी जिसमें निगेटिव रहते हैं, निगेटिव आयंस रहते हैं उसी को संतुष्ट करती है, सेटिस्फाइड करती है। तीसरी पॉइंट कहता है, तीसरा पॉइंट कि सेकेंडरी संयोजकता यानी द्वितीयक संयोजकता आयनीकृत नहीं होता, ये आयनीकृत होता है, मतलब ये आयन के रूप में टूटता है और ऋणात्मक आयन को सिर्फ संतुष्ट करता है, लेकिन ये आयनीकृत नहीं होता, यानी आयन के रूप में टूटता नहीं है। ये ऋणात्मक आयन एवं उदासीन आयन दोनों को संतुष्ट करती है। ये ऋणात्मक आयन एवं उदासीन आयन को संतुष्ट करे, यानी दोनों, जिसे ही हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है, जिसे ही हम लोग उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं। यानी जो ऋणात्मक आयन और उदासीन अणु दोनों को संतुष्ट करता है, वैसे संयोजकता हमें कहलाती है को सेकेंडरी संयोजकता या इसी को बोल सकते हैं उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर्स, उप सहसंयोजक संख्या। तो आप उप सहसंयोजक संख्या का ये भी परिभाषा दे सकते हैं कि सेकेंडरी संयोजकता आयनीकृत आयन को नहीं आयनीकृत नहीं होता है, और ये ऋणात्मक आयन और उदासीन आयन या वैसे आयन या वैसे जो ऋणात्मक आयन और उदासीन अणु को संतुष्ट करता है संयोजकता, वैसे संयोजकता जो उदासीन एवं ऋणात्मक दोनों को संतुष्ट करता है उसे उप संख्या कहा जाता है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि उप सहसंयोजक संख्या तथा प्रभावी परमाणु संख्या को परिभाषित करे, 2 मार्क का पूछता है एग्जाम में। तो आपको खुद खोजना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कहां से दे रहा है, तो पहले भली भांति क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या हमसे मांग रहा है, उसके बाद आप करिए ना, आराम से बन जाएगा। अब आते हैं चौथा पॉइंट में, किसी धातु का सेकेंडरी संयोजकता हमेशा निश्चित होता है, यानी सेकेंडरी संयोजकता में कोई बदलाव नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन और इस क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है कि अगर आपसे पूछ दे कि प्राथमिक संयोजकता एवं द्वितीयक संयोजकता में अंतर क्या है, डिफरेंस पूछ दे, अंतर पूछ दे, तब भी आप इसका आंसर इससे आप दे सकते हैं, क्योंकि उस रूप में भी है। ये प्राथमिक संयोजकता आयनीकृत होता है तो यह आयनीकृत नहीं होता है। ये ऋणात्मक आयन को संतुष्ट करता है तो ये ऋणात्मक आयन और उदासीन आयन दोनों को संतुष्ट करता है। किसी धातु का सेकेंडरी संयोजकता हमेशा नियत होता है, यानी प्राथमिक संयोजकता नियत नहीं होता है। तो आपका क्वेश्चन अगर ये भी पूछे तो, और यही इसी टाइप का क्वेश्चन जब पूछता है बीच से उठा के, तो स्टूडेंट को लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत टफ हो गया। टफ नहीं होता है, सिलेबस से बाहर नहीं जाता है, बस क्वेश्चन जहां से पूछा वहां तक आप नहीं पहुंच पाए। अगर पहुंच गए होते तो सोल्व कर देते। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते। अब लिगैंड, ये जब भी एग्जाम में देता है ये दोनों साथ देता है क्वेश्चन, ए और बी बना के देता है, इसीलिए हमने दोनों एक साथ दिए। लिगैंड के बारे में तो हम आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, कुछ दूसरे परिभाषा, आज कुछ आसान परिभाषा देते हैं। और कि बे आयन अथवा उदासीन अणु, बे आयन, आयन का मतलब हो गया कि धन आयन भी और ऋण आयन दोनों होगी, और उदासीन यानी जिस पर कोई चल, ना धन आयन हो ना ऋण आयन, जो केंद्रीय धातु, हमने एक उदाहरण दिए थे K4Fe2CN6, इस तरह का उदाहरण दिए थे। तो के ये हमारा क्या काला है, काउंटर आयन काला है, ये काला है केंद्रीय परमाणु, ये काला है लिगैंड। तो ये कहता है बे आयन अथवा उदासीन परमाणु, चाहे धन आयन रहे चाहे ऋण आयन रहे या उदासीन अणु रहे, जो केंद्रीय धातु यानी Fe आयन से संयोग कर जटिल यौगिक का निर्माण करता है। ये पूरे यौगिक क्या हो गया, एक जटिल यौगिक है, उसे ही क्या कहते हैं, लिगैंड। उसे ही हम लोग ये अंदर वाले को क्या कहते हैं, लिगैंड कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण लिए, उदासीन लिगैंड हमारा क्या हुआ, H2O NO दे सकता है ऑप्शन में, इनमें से उदासीन लिगैंड कौन है, ये ध्यान रखिएगा। यही 4 को ज्यादा करके ऑप्शन देगा, H2O NO CO C6H5N etc इत्यादि। धनात्मक लिगैंड NO प्लस NH3 प्लस, धनात्मक लिगैंड में ऊपर में प्लस चार्ज के रूप में रहेंगे, लेकिन ऋणात्मक लिगैंड में माइनस चार्ज के रूप में रहेंगे, और उदासीन में कोई चार्ज नहीं रहेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हम तो आज आपको पहले ही कह दिए हैं कि आज का क्लास जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
अगर एग्जाम में आपका दिया तो पिछले टॉपिक ही हमारा बर्नर है, क्या ही जो टॉपिक है वही 5 नंबर दिख जाएगा। और ये टॉपिक आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे। ये भी आपका एकदम MVVI टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और बस एक बार में आप सीख जाइएगा, इसमें आपको दूसरे क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस समझिएगा कि एक मैथ हम बना रहे हैं, मैथ कॉम्बिनेशन है। अब देखिए ये टॉपिक हमारा है EN। EN का मतलब होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। EN का मतलब होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव का मतलब प्रभावी, एटॉमिक का मतलब परमाणु, और नंबर का मतलब संख्या। तो हो गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी प्रभावी परमाणु संख्या। बहुत बार एग्जाम में दिया है कि प्रभावी परमाणु संख्या क्या है। यदि निम्नलिखित में 2 की व्याख्या करे या निम्नलिखित में व्याख्या करे तो उस क्वेश्चन में रहता था उपसहसंयोजक संख्या और एक रहता था प्रभावी परमाणु संख्या। या दे सकता है लिगैंड को परिभाषित करे, प्रभावी परमाणु संख्या। तो कहीं से भी दे, आपका जब पढ़े हुए हैं आराम से सॉल्यूशन दे सकते। अब देखिए तो होता क्या है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर होता है कि धातु के परमाणु संख्या। धातु की परमाणु संख्या कहने का मतलब अगर हम लोहा ले रहे हैं तो लोहा की परमाणु संख्या कितना होती है 26। अगर हम सोडियम ले रहे हैं सोडियम की परमाणु संख्या कितना होती है 11। तो क्वेश्चन हम देंगे आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर हम कैल्शियम लेते हैं कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी, वही हुआ धातु के परमाणु संख्या, धातु की, अधातु की नहीं। और जानते हैं कि धातु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में या धातु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, 2 या 3, जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 होते हैं वही धातु कहलाते हैं। तो धातु के परमाणु संख्या, फिर माइनस ऑक्सीकरण संख्या, अब प्लस ऑक्सीकरण संख्या तो हम आपको निकालने के लिए बताया ऑक्सीडेशन नंबर, इसीलिए बताया गया था। और उसमें बोले भी थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है +2 गुने उपसहसंयोजक संख्या को जब हम सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं, तो जो मान निकलता है वही प्रभावी परमाणु संख्या होता है। यानी EN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल यानी धातु के परमाणु संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या +2 गुने कोऑर्डिनेशन नंबर। यही है हमारा प्रभावी परमाणु संख्या। अगर प्रभावी परमाणु संख्या दे बस ये लिख दीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा हम देखते हैं कि अब हम क्वेश्चन लेते हैं K4 FeCN6 में Fe की EN ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेंगे, ऐसे तो यही रहेंगे। अब हो सकता है 4 की जगह 2 कर दे, 3 कर दे, 2-3 टाइप का क्वेश्चन देता है। हम आपको सब टाइप क्लियर करेंगे। फिर K4 FeCN6 में Fe की EN ज्ञात करें, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज्ञात करें। और ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजों की जानकारियां होती है। पहली, इसमें धातु की परमाणु संख्या की जानकारी हो, मतलब इसमें अगर पूछे धातु की परमाणु, जिसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दे और पूछ दे धातु की परमाणु संख्या क्या है, सिर्फ पूछ दे इसमें धातु की परमाणु संख्या क्या है, जटिल लेवल में धातु की परमाणु संख्या क्या है, हम आपको बताते। दूसरा पूछ सकता है आपको कि सिर्फ ऑक्सीकरण संख्या बताएं, सिर्फ ऑक्सीकरण संख्या बताएं। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा आपसे पूछ सकता है कि उप संयोजक संख्या, उप संयोजक संख्या पूछ दे आपसे, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ दे। चौथा आपसे पूछ सकता है कि प्रभावी
परमाणु संख्या। और पांचवा आपसे पूछ सकता है आईपीएससी ने ये इस क्वेश्चन से 5 तरह के क्वेश्चन निकलते हैं। 5 तरह के क्वेश्चन निकलते हैं। सोच लीजिए किसी में एक गुण रहता है तो बोलता है कि हमारे पास एक गुण है और इसके पास तो 5 चीजें है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, हम सब समझेंगे। आईपीएससी ने मतलब इसका नाम क्या होता है। अब जैसे नाम होता है पोटेशियम, हेक्सा, साइनोफिरेट, तो अभी तो बोल दिया तो आपको पता नहीं लगा। अब देखिए हम पहले बताते हैं। सबसे पहले धातु। धातु में यहाँ पर किसकी पूछ रहा है? Fe की। IC का निकलता है भी, ये जो केंद्रीय परमाणु होते हैं जटिल, देखिएगा कि ये जो केंद्रीय परमाणु होते हैं उसी का निकलता है, क्योंकि ये तो कांटा है, गिनने वाले हैं, ये तो केंद्रीय, तो उसी का निकलता है। अगर ऐसे तो लिख देगा कि Fe का निकल, अगर यहाँ पर जो रहेगा वो निकालना। 2-3 को देता है, Fe देता है, कोबाल्ट देता है, CO देता है, सिल्वर का देता है, प्लेटिनम का देता है, ये 3-4 टॉपिक देता है। तो Fe की EN ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ क्या, Fe की परमाणु संख्या। Fe की परमाणु संख्या बराबर क्या, 26 होता है। बस इसको में सब चीज निकाल लीजिए, काम हो जाएगा। या Fe की परमाणु, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव दे दे क्वेश्चन इसमें धातु की Fe की परमाणु संख्या बताए, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दे रहा है 26, 27, 28, तो उसके अनुसार आप Fe की परमाणु संख्या आप क्या जानते हैं, लोहा की 26। ये तो याद रखना है, तो याद होगा भी। अब निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या। तो आपको तो हम बता चुके हैं कि जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना उसको क्या मानना है, X। तो माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या बराबर X। निकालना है Fe का, ये जिसका ये है उसी का ऑक्सीकरण संख्या, वैसे भी यही निकलता है Fe का X। तो Fe के बदले में X देंगे। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए इस तरह के लवण, जटिल लवण को निकालने के लिए पहले अंदर का किया जाता है, तब फिर बाहर का क्रिया होता है। पहले अंदर का किया तब बाहर का किया। X Cl की संयोजकता कितना होती है, -1, और ऐसा ऐसा कितना, ये -1, एगो का -1, ऐसे ऐसा -1, ये तो हो गया। और बराबर बराबर 0 नहीं देंगे। अब बाहर का क्रिया करेंगे, पोटेशियम का प्लस के, यानी कहने का मतलब है पोटेशियम का +1 होता है, तो ऐसा ऐसा 4, यानी +4 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -4। जैसे आप इस बाहर से भी चलते तो पोटेशियम का 1 के 1, ऐसा ऐसा 4, तो +4 लिखते, फिर +x लिखते, तो ये +4 ऊपर जाएगा -4। इसलिए ध्यान रखिए कि प्लस में तो +4 तो बढ़ जाएगा -4। अब ये 6 माइनस उधर प्लस, अब देखिए 6 में से 4 गया 2। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि सिर्फ ऑक्सीकरण संख्या बताएं तो आप आंसर यहां छोड़ सकते हैं। आपका क्लियर है? तीसरा आपसे पूछ दे कि उपसह संयोजक संख्या। हम तो बताए थे कि केंद्रीय परमाणु के साथ जो जुड़े रहते हैं उसे लिगेंड कहते हैं। लिगेंडों की कुल संख्या क्या कहलाती है, उपसह। केंद्रीय परमाणु Fe के साथ जुड़े जो लिगेंड हो गया CN के कितने होले, 6, यही हो गया उपसह संख्या। अगर ऑब्जेक्टिव दे उपसह संख्या क्या, तो सिर्फ ऑप्शन 6 खोजते। अब हम निकाल रहे EN यानी प्रभावी परमाणु संख्या। प्रभावी परमाणु संख्या, तो ये फॉर्मूला पर आते हैं। धातु के परमाणु संख्या कितना निकला, 26 माइनस ऑक्सीकरण संख्या 2 प्लस ये 2 फॉर्मूला में ही होता है 2 उपसह संयोजक संख्या का मान कितना निकला 6। अब 26 में से 2 गया 24 हो गया, 6 दूनी 12, 24 12 36। तो EN ऑफ हमारा कितना निकला 36। अब आईपीएससी नेम जो है, आईपीएससी नेम इस तरह के क्वेश्चन अभी आओ हम कुछ EN ऑफ निकालने के लिए बताएंगे। उसके बाद आईपीएससी नेम, इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक करेंगे EN ऑफ, ये आईपीएससी नेम। उसमें ढेर सारे
बहुत सारे आईपीएससी नेम देंगे और एक जगह बताएंगे जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। जो कि आईपीएससी नेम बहुत बार आप देखिएगा कि क्वेश्चन बैंक जो 12th का होता है उसमें देखिएगा कि बहुत बार एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछता है तो 5-5 नंबर का पूछता है। इसलिए हम जितने टाइप का होंगे एनसीईआरटी पैटर्न में जितने टाइप का होंगे हम सब आपको एक जगह क्लियर कर देंगे।